वैसे वैसे जो है वह शासन के अंगों का निर्माण होते गया। पूर्व में जो है वह समस्त कार्य राजतंत्री व्यवस्था में सारे कार्य जो है वह राजा के द्वारा किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ सरकार के कार्यों में वृद्धि होने से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का विभाजन हुआ। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कानूनों को क्रियान्वयन करने वाली संस्था, कानूनों को क्रियान्वयन करने वाली संस्था को हम कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। इसके जो है वह दो अर्थ होते हैं, एक तो सीमित अर्थ में होता है और एक है व्यापक अर्थ में होता है। सीमित अर्थ में यदि हम देखें तो जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका, और व्यापक अर्थ में हम देखें तो राजनीतिक कार्यपालिका व स्थायी या प्रशासनिक कार्यपालिका, स्थायी या प्रशासनिक। सीमित अर्थ में राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात जो है वह यहाँ पर राज्य के प्रधान और मंत्रिमंडल को लिया जाता है। राज्य का प्रधान होगा और मंत्रिमंडल होगा जिसे कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। और व्यापक अर्थ में राजनीतिक कार्यपालिका के साथ साथ जो स्थायी कार्यपालिका होती है, अर्थात जितने भी प्रशासनिक जो अंग होते हैं, प्रशासनिक जो यहाँ पर व्यवस्था होती है, वह भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कोई भी कानून जो बनता है उसको लागू करने का संपूर्ण दायित्व जो है वह प्रशासनिक अमला पर होता है, प्रशासनिक अंग पर होता है। इसलिए इसके कार्यपालिका के दो अर्थ जो है वह देखने को मिलते हैं। इसी आधार पर हम देखते हैं कि कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो कार्यपालिका के प्रकार हम देखेंगे, कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के प्रकार में मुख्य रूप से जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा है आपका संसदीय व अध्यक्षीय कार्यपालिका। अब तीसरा है राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका। जैसा कि हम देखते हैं नाम मात्र या वास्तविक, नाम मात्र यानी जो केवल नाम का ही प्रधान हो, जैसे भारत का राष्ट्रपति, ब्रिटेन की महारानी, यह केवल नाम मात्र के राष्ट्र प्रमुख हैं, लेकिन इनके समस्त कार्यों का संपादन जो है वह वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है, जो इनके कार्यों का संपादन करता है। वास्तविक कार्यपालिका वह होती है जिसको वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती हैं और कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का प्रयोग वही व्यक्ति करता है या व्यक्ति समूह करता है। जैसे कि हम देखते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति। तो नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के भी जो है वह यहाँ पर 2 रूप होते हैं। यदि हम इसे करें तो 2 रूप होते हैं। ये है आपका निर्वाचित और दूसरा है वंशानुगत। नाम मात्र की कार्यपालिका के 2 रूप होते हैं, निर्वाचित और वंशानुगत। निर्वाचित यानी भारत का राष्ट्रपति और वंशानुगत यानी ब्रिटेन की महारानी या महाराजा। जो वंशानुगत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह हस्तांतरित होते हैं और कार्यपालिका का प्रधान होता है। इस आधार पर नाम मात्र के ये 2 प्रकार होते हैं। निर्वाचित में भी हम देखते हैं, इसमें भी जो है वह 2 प्रकार होते हैं। जैसे कि यह होता है लोकतांत्रिक
इसमें होता है आपका संसदीय और अध्यक्षीय। संसदीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका में जो है वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध होता है। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका का संबंध। पहला, इसमें जो है वह कार्यपालिका के दो रूप होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। तीसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। तो इस आधार पर ये संसदीय कार्यपालिका है। अध्यक्षीय कार्यपालिका जस्ट इसके विपरीत है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का संबंध नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविक कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका के एक ही रूप होते हैं और कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। इस आधार पर ये नाम मात्र की कार्यपालिका के ये स्वरूप देखने को मिलते हैं। वास्तविक कार्यपालिका में हम देखते हैं वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक में भी दो रूप होते हैं, एकल और बहुल। एकल कार्यपालिका मतलब एक ही व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति प्रधान होगा, और बहुल कार्यपालिका में बहुत से व्यक्ति इसमें कार्यपालिका के कार्यों का संपादन करते हैं। तो इस आधार पर जो है वह कार्यपालिका के ये प्रकार हमें देखने को मिलता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कार्यपालिका के प्रकार के पश्चात कार्यपालिका के कार्य। कार्यपालिका किन किन कार्यों का संपादन करता है? तो जैसा कि आपने देखा, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, ये इसका पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य है देश के प्रशासन का संचालन करना। देश के प्रशासन का संचालन, देश के प्रशासन का संचालन अर्थात जो बनाए गए कानून हैं उन कानूनों को प्रशासन के माध्यम से लागू करवाना, जिससे कि देश जो है वह सुचारू रूप से संचालित हो सके। तीसरा है आपका आंतरिक शांति व सुव्यवस्था बनाना। कार्यपालिका का ही कार्य है कि वह देश में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करे, जिससे जो है वह आंतरिक शांति बनी रहे। चौथा है वैदेशिक संबंधों का संचालन। वैदेशिक संबंधों का संचालन अर्थात कार्यपालिका के द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है और उनकी जो है वह यात्राएं की जाती हैं, और इससे जो है वह विभिन्न राष्ट्रों से उसके मधुर संबंध जो है वह स्थापित होते हैं। उसके पश्चात है आपका पांचवा है संधि, समझौते व युद्ध की घोषणा। कार्यपालिका के ही माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के बीच संधि होती है, समझौते होते हैं, और यदि युद्ध की घोषणा भी जो है तो इन्हीं कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात अगला है आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा, जैसे कि हमारे जो है वह भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके अंतर्गत वह राष्ट्र में या राज्य में आपातकाल लागू कर सकता है। तो इसकी घोषणा जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अर्थात हमारे भारत में कार्यपालिका का जो प्रधान है राष्ट्रपति, उसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से आपातकाल की घोषणा का कार्य भी कार्यपालिका का कार्य है। इसके अलावा जो है वह है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य में हम देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, इसके अलावा क्षमादान करता है, सजा को माफ कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं
कि यहाँ पर कार्यपालिका के द्वारा ये विभिन्न कार्यों का संपादन किया जाता है और कार्यपालिका अपने इन कार्यों के माध्यम से व्यवस्थापिका को उसको जो है वह सहयोग प्रदान करती है और अपने कार्य को करती है। तो शासन का यह दूसरा अंग है कार्यपालिका, जिसका हम जो है वह उसके अर्थ, उसके प्रकार और उनके कार्यों का हमने अध्ययन किया। इसके पश्चात हम देखेंगे शासन के अंग में सरकार का तीसरा अंग वह है न्यायपालिका। न्यायपालिका, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका जो है कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। इस आधार पर न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून को भंग करने वाले को जो है वह दंडित करती है या संविधान का उल्लंघन करने वालों को दंड देती है और संविधान की व्याख्या करती है। अर्थात जो है वह यहाँ पर यह उन व्यक्तियों का समूह होता है जो न्याय करने का अधिकार इन्हें प्रदान किया गया है। तो यह कह सकते हैं कि न्यायपालिका उन राजनीतिक प्रक्रियाओं का अंग है जो लोकतंत्र में होने वाली जो धांधली होती है और बहुमत के निरंकुश को नियंत्रित करती है। यह जो है वह लोकतंत्र की धांधली, बहुत अच्छा शब्द है ये, लोकतंत्र की धांधली, अर्थात सरकारों के द्वारा किए जाने वाले जो भी असंवैधानिक कार्य, बहुमत का निरंकुश, बहुमत के निरंकुश शासन, बहुमत के निरंकुश शासन और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। तो यह जो है वह न्यायपालिका राजनीतिक प्रक्रियाओं का एक अंग है, सरकार का एक अंग है जो लोकतंत्र की धांधली, बहुमत का निरंकुश और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, जिसे हम न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। प्रत्येक देश में न्यायपालिका को निष्पक्ष और सर्वोच्च प्रदान किया गया है। न्यायपालिका जो है वह सर्वोच्च होती है और वह जो है वह निष्पक्षता की इससे जो है वह हम उम्मीद लगा के रखते हैं, जिससे शासन का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। यदि हम देखें इसका संगठन हम देखते हैं, संगठन जो है तो न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय, और इसी से जो है वह अधीन, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्य व जिला का न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय, राज्य न्यायालय, जिला न्यायालय। इस आधार पर हम देखते हैं कि इसकी बनावट जो है वह यूं पिरामिड की आकार की होती है। यह ऊपर से नीचे की ओर खुलती है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वह शीर्ष में होता है, उसके बाद जो है वह आपका राज्य का न्यायालय, उसके बाद फिर जिले का न्यायालय आता है। यदि हम देखें तो भारत में न्यायालय के जो है वह एक ही प्रकार होता है। भारत में सामान्य प्रकार का न्यायालय होता है, सामान्य न्यायालय, अर्थात यहाँ पर विधि का शासन है और सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था स्थापित की गई है। वह सामान्य जनता हो या शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति, सभी के लिए विधि एक है और सभी को जो है वह समान रूप से न्याय प्रदान किया जाता है। परंतु ऐसे कई देश हैं जहां पर अलग अलग प्रकार की न्याय व्यवस्था होती है। जैसे हम देखते हैं, ये भारत की व्यवस्था है, फ्रांस,
फ्रांस में जो है वह दो प्रकार की न्याय व्यवस्था है। एक है प्रशासकीय न्याय व्यवस्था और दूसरा है सामान्य। प्रशासकीय में जो है वह शासकीय कर्मचारियों के लिए होती है और सामान्य में जो है वह सामान्य जनता के लिए होता है। भारत में एक जो है वह नवीन जो है वह प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें हम कहते हैं उसे लोक अदालत। लोक अदालत आज वर्तमान में लोक अदालत की प्रक्रिया को अपनाई जाती है ताकि जनता को त्वरित न्याय जो है वह प्रदान किया जा सके। तो यह भी न्यायपालिका के संगठन के अंतर्गत आता है। अमेरिका और भारत में यह एक समानता है। अमेरिका और भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति दी गई है। न्यायिक पुनराविलोकन जो एक महत्वपूर्ण शक्ति है और न्यायपालिका को यह जो है वह महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि न्यायपालिका के ये संगठन का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इसके पश्चात हम देखेंगे न्यायाधीशों की नियुक्तियां। न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह कई प्रकार से की जाती है। पहला कार्यपालिका द्वारा, जैसे अमेरिका में जो है वह कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। व्यवस्थापिका द्वारा। अब तीसरा है जनता द्वारा। स्विट्जरलैंड एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर जनता के द्वारा जो है वह न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है वह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है और वहां पर जो है वह जनता के प्रतिनिधित्व के माध्यम से जनता के द्वारा जो है वह न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर भारत में जो है वह भारत में कुछ व्यवस्थाओं में जो है वह कार्यपालिका के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। परंतु अन्य न्यायालयों में आज जो है वह इनकी नियुक्तियां जो है वह न्यायिक लोक सेवा द्वारा, न्यायिक लोक सेवा के चयन के माध्यम से जो है वह इनकी नियुक्ति की जाती है। अर्थात न्यायिक लोक सेवा आयोग के द्वारा इनका जो है वह परीक्षा लिया जाता है और उसके पश्चात इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये है न्यायपालिका या न्यायाधीशों की नियुक्तियां। इसके पश्चात हम देखेंगे न्यायपालिका के कार्य कि न्यायपालिका जो है वह किन किन कार्यों का संपादन करता है। तो जैसा कि आपने देखा, न्यायपालिका दंड देता है। कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों को यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंडित करता है। अर्थात यदि हम सबसे पहला यदि देखें तो न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना। दूसरा यदि कार्य हम देखें तो कानून की व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना। तीसरा है आपका संविधान की रक्षा करना। यदि कोई कार्यपालिका या व्यवस्थापिका संविधान के विरुद्ध यदि कोई कार्य करता है तो संविधान की रक्षा करना जो है वह न्यायपालिका का दायित्व होता है। चौथा है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। तो जैसा कि हमने देखा था कि न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, तो यह इसका दायित्व है कि नागरिकों का यदि अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह नागरिक न्यायालय की शरण में जाएगा और अपने अधिकार की रक्षा के लिए यहाँ पर अपना जो है वह निवेदन कर सकता है। उसके पश्चात है सलाहकारी कार्य। सलाहकारी कार्य समय समय पर यहाँ पर जो है वह न्यायपालिका जो है वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को सलाह देने का कार्य करती है। यदि संविधान से की विकट परिस्थिति आ जाती है और कार्यपालिका उससे सलाह मांगती है या व्यवस्थापिका उससे सलाह मांगती है तो न्यायपालिका संविधान से संबंधित उसे सलाह दे सकती है। उसके पश्चात है
आपका छठवां है राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना। राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना अर्थात यदि राजनीतिक व्यवस्था में कोई भी असंवैधानिक कार्य यदि किया जा रहा है तो उसे जो है वह रोक लगा सकती है। यदि कोई जो है वह संविधान के विरुद्ध कानून का निर्माण किया जा रहा है उस पर रोक लगा सकती है। तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व यह प्रदान करती है। तो ये है न्यायपालिका के कार्य। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि न्यायपालिका इन कार्यों का संपादन करती है। तो आज हमने पढ़ा शासन के अंग में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका में हमने पढ़ा न्यायपालिका व्यवस्थापिका के अर्थ, उसके कार्य एवं शक्तियां, व्यवस्थापिका के प्रकार। कार्यपालिका में हमने पढ़ा कार्यपालिका के अर्थ, कार्यपालिका के प्रकार और कार्यपालिका के कार्य। और न्यायपालिका में हमने देखा न्यायपालिका के अर्थ, संगठन, नियुक्ति एवं कार्य। आपको मैं जो है वह इसमें एक शॉर्ट नोट्स बताती हूँ जिसको आप नोट करके उसे और भी अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ये जो है वह आपका कार्यपालिका शासन के अंग में है जो है वह व्यवस्थापिका। ये व्यवस्थापिका है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका के अर्थ, उसके प्रकार, उसके कार्य एवं एक सदनी व्यवस्थापिका के लाभ, उसकी हानि या विपक्ष में तर्क, एक सदनी व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क। दूसरा जो है वह आपका है कार्यपालिका, शासन का दूसरा अंग कार्यपालिका। तो ये कार्यपालिका के कार्य, उसके प्रकार और कार्यपालिका के कार्य। और जो है वह आपका यहाँ पर है न्यायपालिका, जिसमें आप इसमें एक शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो जाएगा जिसे आप इसको नोट करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। न्यायपालिका के अर्थ, संगठन, उसकी नियुक्ति और न्यायपालिका के कार्य। आशा करती हूँ कि मेरा यह लेक्चर आपके लिए फायदेमंद होगा, आपको समझ आएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नमस्कार।